सुप्रभात बच्चों। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 6, 7, 8 एंड 9 इन विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण से हम शब्द वर्गीकरण ये शीर्षक लेकर प्रस्तुत हैं। उम्मीद है कि आप इसे गौर से सुनेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। एक चार्ट आपके सामने पूरा दिया हुआ है जिसमें शब्द वर्गीकरण ये आपका शीर्षक हुआ। शब्दों का अलग अलग जो भेद है, वर्गीकरण है, वह कुछ इस तरह से है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उद्गम के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। बच्चों, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण हमने कल आपको उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया था, तो आज हम शुरू के जो 3 हैं इन पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से जो रचना या उसी को हम कहते हैं बनावट या उसी को कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया वो 3 तरह से है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। एक बार फिर से नाम देख लीजिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आप इनका अंतर समझ लीजिए, परिभाषा और एग्जाम्पल। रूढ़ ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनको 2 अलग अलग भागों में बांटने पर उनका अर्थ नहीं निकलता, अर्थात वे एक निश्चित अर्थ देने के लिए रूढ़ होते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है कि उसी के लिए निश्चित होना। उदाहरण के लिए हमने यहां लिखा है शब्द आपका पुस्तक। पुस्तक का अर्थ होगा किताब, तो पुस्तक शब्द किताब का अर्थ देने के लिए रूढ़ माने निश्चित है। अब आप देखेंगे अगर हम पुस्तक को अलग अलग भागों में बांटेंगे, पुष जोड़ तक, तो अनर्थक मन निरर्थक निकलेगा, उसका सार्थक और उसका अर्थ स्वरूप हमारे सामने नहीं आएगा। तो जहां पर कोई शब्द एक निश्चित अर्थ देने के लिए ही प्रयुक्त होता है, अलग अलग कर दिए जाने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। अर्थात वो शब्द विशेष अर्थ विशेष को देने के लिए निश्चित होता है, अलग अलग कर दिए जाने पर उसकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा रूढ़। और दूसरा शब्द है यौगिक। जैसा कि यौगिक शब्द से आपका प्रयुक्त होता है, क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। क्या? योग का मतलब होता है मेल, और योग में इक प्रत्यय लगाकर तब बनता है आपका यौगिक। अर्थात जहां पर 2 सार्थक अलग अलग शब्द एक में मिलते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। बच्चों, यहां एक चीज और आप जान लीजिए, कभी कभी ना समझ लोग या संदेह में डालने के लिए लोग पूछ लेते हैं पुस्तक का संधि विच्छेद कीजिए। संधि का अर्थ होता है मेल और विच्छेद का मतलब है मिले हुए को अलग करना। तो बच्चे, जो पुस्तक शब्द है वो रूढ़ है और उसको 2 अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। फिर हम देखेंगे यौगिक। यौगिक जो 2 के योग से बनता है। और आपकी जानकारी के लिए संधि हमेशा यौगिक शब्दों में ही होती है। अलग अलग करने पर 2 उसके सार्थक शब्द निकलने चाहिए, तभी वहां संधि होती है। तो यौगिक शब्द जो 2 के मेल से बनता है। उदाहरण के लिए यहां हमने लिखा आपका पुस्तकालय।
पुस्तकालय दो शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक प्लस आलय। आलय माने घर और पुस्तक पुस्तकों का, किताबों का घर, अर्थात अंग्रेजी में जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, वही है पुस्तकालय। अब इसको हम चाहते पुस्त जोड़ कालय, पुस्तकाल जोड़ या तमाम उसका बना सकते थे, लेकिन वो गलत। सार्थक शब्दों को अलग अलग करेंगे, उनका योग होगा, तब उससे यौगिक शब्द का निर्माण होगा। और संधि जो होती है वो सिर्फ यौगिक शब्दों में ही होती है। अब आइए, अगला है आपका योग रूढ़ शब्द से। इसका अर्थ क्लियर है कि ऐसा शब्द जो यौगिक हो, अर्थात दो के योग से बनता हो और अलग अलग अर्थ देने में सक्षम होने के बाद भी वह केवल एक अर्थ देता है, और इसलिए वो रूढ़ है। अलग अलग अर्थ देने में सक्षम होने के बाद भी वह एक ही अर्थ देता है, इसलिए रूढ़ है। और दो के योग से बनता है, इसीलिए वह यौगिक। तो योग रूढ़, आप उदाहरण देखिए, शब्द है पंकज, या शब्द है जलज। पंकज शब्द का अलग अलग दो भागों में बांटिए, पंक प्लस जा। पंक माने कीचड़ और जा माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो आप देखेंगे ये तो अनेक अर्थ देने में सक्षम है। जैसे कीचड़ में मछली, घोंघा, शैवाल या सांप, अजगर, सारे रहते मेढक निवास करते हैं, तो उनको भी हम पंकज कह सकते हैं। अलग अलग अर्थ देने में सक्षम है, लेकिन उसके बाद भी पंकज कहने से हमें सिर्फ कमल का बोध होता है। अर्थात पंकज शब्द कमल अर्थ देने के लिए रूढ़ माने निश्चित कर दिया गया। तो आपने देखा पंकज यौगिक, योग रूढ़ शब्द है। क्यों है यौगिक? क्यों है? क्योंकि दो शब्दों के मेल से बना है, पंक जोड़ जा। और यौगिक क्यों है, ये रूढ़ क्यों है कि अनेक अर्थ देने में सक्षम होने के बाद भी वह केवल पंकज शब्द कमल अर्थ देने के लिए निश्चित कर दिया गया। तो आपने देखा योग रूढ़ तीनों का, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ जो एक अर्थ देने में सक्षम है, यौगिक जो दो अलग अलग शब्दों के मेल से बनता है, और योग रूढ़ जो दो के मेल से भी बनता है और क्षमतावान होने के बाद भी अनेक अर्थ का वो प्रकटीकरण कर सकता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वो केवल एक अर्थ देता है। अब जैसे इसी से मिलता जुलता शब्द जलज। जलज, जल माने पानी में, जा माने जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला, अर्थात तमाम कीट पतंग है, और घोंघा है, शैवाल है, सीपी है, मछली है, ये सारे के सारे पानी में पैदा होते हैं। तो सभी जलज हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग दो खंडों के बनने के कारण ये यौगिक है, जल प्लस जा, और एक अर्थ देने के कारण यह आपका रूढ़ है। इसलिए यह आपका योग रूढ़ शब्द के उदाहरण के अंतर्गत आएगा, जो यौगिक होते हुए एक अर्थ देने में निश्चय किया गया। अब आइए आपको दूसरा वर्गीकरण दिखाते हैं, उद्गम के आधार पर। उद्गम मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति होती है। तो उद्गम के आधार पर आप देखेंगे शब्दों के 5 तरह के भेद दर्शाए गए, 5 भेद किए गए। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज,
और नंबर 5 आपका संकर। अब इनका अर्थ और उदाहरण एक साथ देखते चलिए, परिभाषा उदाहरण भी। तत्सम, जो हमने उद्गम के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया, उसका पहला है तत्सम। कैसे बना है? तत् माने उसके, सम माने समान। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के में जिस तरह शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनके समान। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। उदाहरण के लिए हस्त, हस्त माने हाथ, और कंटक। अब तत्सम तत्वों को एक साथ देखेंगे हम उदाहरण के साथ। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, और उनमें थोड़ा परिवर्तन करके उनका जो प्रयोग किया जाता है हम उसे तद्भव। तत् माने उस संस्कृत के शब्द से, भव माने उत्पन्न होने वाला। उदाहरण के लिए आपका शब्द है हस्त, ये तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, और थोड़े परिवर्तन के साथ हम इसको हिंदी भाषा में प्रयुक्त करेंगे तद्भव के रूप में हाथ। शब्द है आपका कंटक, तत्सम है, और बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत का वो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होगा तो तत्सम, और थोड़ा परिवर्तन उसमें कर दिया जाए तो हो जाएगा तद्भव। उदाहरण के लिए कंटक का कांटा, दधि का दही। दधि पुल्लिंग है शब्द है, और इसका तद्भव जो बनेगा वो दही बनेगा। उसी तरह से तत्सम शब्द है दुग्ध, और तद्भव बनेगा दूध। तो इस तरह से आपने देखा तत्सम तद्भव। अब आइए हम देखते हैं देशज। पर्टिकुलर प्लेस और एरिया में जब लोग अपनी सुविधा के लिए तरह तरह के शब्दों का अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एक क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने वाले शब्द, उन्हें हम कहते हैं देशज। देश माने स्थान, और जा माने जन्म लेने वाले। उदाहरण के लिए जैसे पगड़ी या जैसे खटखटाना, इन शब्दों को हम अपने सुविधा के लिए इजाद कर लेते हैं और उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो आपका हो गया ये देशज। अब अगला शब्द है विदेशज। विदेशज माने विदेशी भाषा से जो हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं, निश्चित रूप से वही विदेशज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का शब्द कॉलेज, और हम हिंदी में भी कॉलेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बस का के ऊपर में अर्धचंद्राकार लगा देते हैं। उसे क्लियर हो जाता है इस चिन्ह से कि वो अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ शब्द है कॉलेज। या जैसे बॉल, उसको ऊपर भी लग जाएगा अर्धचंद्राकार। डॉक्टर, उसमें भी लगेगा। तो विदेशज शब्द से आपका कॉलेज, डॉक्टर, बॉल, और साथ साथ आप देख सकते हैं स्कूल, स्टेशन, ये ऐसे चर्चित शब्द हैं कि अब इनका हिंदीकरण हो गया। हिंदीकरण से तात्पर्य हिंदी भाषा में इनको अपना लिया गया। हिंदी ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान लिया, और उनमें जो मात्राएं हिंदी व्याकरण के अनुसार लगने लगी। कॉलेजों में छुट्टियां चल रही हैं, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, स्टेशनों पर बड़ी भीड़ है, ये डॉक्टरों की हड़ताल है, तो डॉक्टर शब्द भी अंग्रेजी का है, लेकिन हिंदीकरण हमने किया डॉक्टरों। तो इस तरह से आपने देखा
ये विदेशज शब्द हैं। और फिर लास्ट इसका है संकर। बच्चों, इसका दो तरह का उच्चारण होगा। ये दंत सा कहा जाता है, और अगर ये वाला सा होगा ये तालव्य सा, और सब में जो लगेगा वो दंत सा। तो इस तरह से संकर का मतलब मिक्स, जैसे मक्का की वैरायटी संकर मक्का, तो उसी तरह से यहां मिक्स वाली एक वैरायटी है शब्दों में भी। आप देखेंगे कि दो भाषाओं के शब्द एक में जब जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, एक नया शब्द बनता है, उन्हीं को हम कहते हैं संकर शब्द। उदाहरण के लिए टिकट घर, अंग्रेजी का शब्द है टिकट, और घर हिंदी का शब्द है। दोनों को एक में मिला दिया, टिकट घर। उसी तरह है ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन इंग्लिश का और कक्ष संस्कृत का शब्द है, एक में मिलाया तो ऑपरेशन कक्ष। तो इसका हिंदीकरण हो चुका है। हिंदी भाषा में बड़ी उदारता है, अन्य भाषा के शब्दों को अपने में पचाकर उसे अपना रूप प्रदान कर देती है। घर आए मेहमान को कभी वापस नहीं करती। अब आप देखें तो उद्गम के आधार पर हो गया। अब तीसरा आप देखेंगे जो प्रायः व्याकरण में आपने देखा, पढ़ा है, सुना है, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हम सर्वप्रथम दो भागों में बांटेंगे, विकारी, अविकारी। आप दोनों का मीनिंग समझ लीजिए। काल, लिंग और वचन के आधार पर जिसके रूप में परिवर्तन होता है, काल, लिंग और वचन के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है या परिवर्तन संभव है, उसे हम कहते हैं विकारी या परिवर्तनशील। और दूसरा होता अविकारी, काल, लिंग और वचन के आधार पर जिनका परिवर्तन नहीं होता, वो है अविकारी। अविकारी शब्दों का को ही अव्यय कहते हैं, जो किसी काल, किसी लिंग, किसी वचन में प्रयुक्त होने पर उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए आप देखिए, पहले विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों का जो ग्रुप है ये विकारी। क्यों विकारी है? परिवर्तनशील है। काल, लिंग और वचन के आधार पर। कैसे? कोई संज्ञा का उदाहरण ले, जैसे बालक, फिर बालक का स्त्रीवाचक बनाएंगे तो बालिका, परिवर्तनशील हो गया। लड़का, लड़के, लड़कियां, लड़की, वो एक ही शब्द परिवर्तित होकर कई रूपों में आ रहा। तो संज्ञा, सर्वनाम भी उसी तरह का है, वह, वे, स्त्रीवाचक के लिए और पुल्लिंग के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा आपका है, यहां देखिए, क्रिया। क्रिया भी विकारी का, परिवर्तनशील का ही भेद है। कैसे? क्योंकि क्रिया में परिवर्तन होता रहता है। राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, राम पढ़ता था, अलग अलग रूप आपने देखा, तो ये बन गया आपका इसका उदाहरण विकारी का, जहां काल, लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन हो, वो विकारी। अगला है विशेषण। विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। और ये विशेषण भी परिवर्तित होता है लिंग, वचन और काल के आधार पर। छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, बड़ा बालक, बड़ी बालिका। तो बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी। आपने देखा कि ये भी परिवर्तनशील है काल, लिंग और वचन के आधार पर। तो विकारी में आ गए आपके ये चार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब आप देखेंगे अविकारी, जिनको अव्यय, अव्यय क्यों कहते हैं अविकारी को? क्योंकि किसी काल, किसी लिंग, किसी वचन में इनका प्रयोग किया जाए तो उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सदैव सदाबहार एक से रहते हैं।
आप इनके भेद देख लीजिए। एक पहला क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक, जो शब्दों का आपस में संबंध जोड़े, राम का घर है, सीता की किताब है। फिर समुच्चय बोधक आपका से और, किंतु, परंतु, यदि, जो अलग अलग दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। विस्मयादि बोधक, अरे वह आ गया, अरे वह चला गया, अरे तुम आ रही हो, अरे तुम चली गई। तो इस तरह से अरे, वाह, मतलब जहां हर्ष, शोक और दुख इत्यादि प्रकट किया जाए वहां वो विस्मय सूचक शब्द होते हैं। तो आपने देखा कि अविकारी अव्यय के भी ये अलग अलग 4 भेद हुए। कारण भी आपको बता दिया। पांचवा एक इसमें जोड़ा जाता है निपात। ये निपात क्या होता है? निपात से तात्पर्य निह माने नीचे की तरफ, पात माने गिरना। अर्थात ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो लग करके वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। राम ही पुस्तक पढ़ेगा, राम ही पुस्तक पढ़ेगा, ये निपात का एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। राम ही पुस्तक पढ़ेगा, यहां निपात के रूप में ही है। अब इसका अर्थ देखिए, ही लगाने से वाक्य का अर्थ कितना परिवर्तित हो गया। राम ही पुस्तक पढ़ेगा, राम के सिवा श्याम, मोहन, सीता कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ने का अधिकार किसको दिया गया? राम को। और उसी ही शब्दांश को, निपात को हम और प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। राम पुस्तक ही पढ़ेगा, अर्थात पुस्तक के अलावा पत्रिका, अखबार या अन्य कोई धर्म ग्रंथ बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। और उसी को और आगे बढ़ाओ, राम पुस्तक पढ़ेगा ही, लिखेगा या सुनेगा नहीं। तो आपने देखा, अविकारी को अव्यय कहते हैं। किसी भी काल, लिंग और वचन में इनका स्वरूप नहीं बदलता और विकारी परिवर्तनशील होते हैं काल, लिंग और वचन के अनुसार। एक एग्जाम्पल क्रिया विशेषण का आपको दे दें कि किस तरह से क्रिया विशेषण अव्यय होता है। राम धीरे धीरे चलता है, यहां धीरे धीरे चलना क्रिया का विशेषता बताता है, इसलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब उस धीरे धीरे को किसी काल, किसी वचन में आप प्रयोग में लाइए, देखिए क्या उसका रूप बदलता है। राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता था, राम धीरे धीरे चलेगा। किसी रूप में उसके धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपने शब्दों का वर्गीकरण देखा, समझा, पढ़ा। अर्थ के आधार पर हमने कल आपको, कल की कक्षा में क्लियर कर दिया था, एक अर्थी, समानार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, शब्दों का प्रयोग जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसी जिह्वा से कटु वाणी, कटु वचन, कटु शब्द बोलकर हम खुद दुखी हो सकते हैं, दूसरों को दुखी कर सकते हैं। और इसी जिह्वा से हम मधुर वचन बोलकर, मधुर शब्दों का इस्तेमाल करके हम खुद भी सुख का अनुभव कर सकते हैं और दूसरे को भी शीतलता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा बोलने से पहले शब्दों का चयन प्रसंगानुकूल, परिस्थिति अनुकूल अवश्य करना चाहिए, जिससे उसे मिलने वाला दुष्परिणाम हमसे दूर हो जाए। अब आप बोली का, शब्दों का प्रयोग देखिए।
कागा काको धन हरे, कौवा भी काव काव बोलता है, काला वो भी होता है। कागा काको धन हरे, कौवा किसी का धन हरण नहीं करता। और कोयल काको दे, कोयल मीठी वाणी बोलकर किसी को कुछ देती नहीं। फिर मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। मीठी वाणी या मीठी वचन, मीठे शब्दों का प्रयोग करके वो संसार को अपना बना लेती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बोलने से पहले शब्दों का चयन प्रसंगानुकूल, परिस्थिति अनुकूल अवश्य कीजिए, जिससे आपको जीवन में लाभ हो, करोड़ों की संख्या में लाभ, यश, कीर्ति ये सब उपलब्ध होंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर आगे हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।